उसमें गोलीबारी हुई है। अपराधियों ने जमकर फायरिंग की। मां अंबे कंपनी की साइट पर हमला किया गया है। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने गोलीबारी की। सेटलमेंट करने और लेवी की मांग को लेकर के गोलीबारी हुई है। राहुल दुबे गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर लातेहार से बता रहे हैं, जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। खुलेआम गोलीबारी की जा रही है। अपराधियों ने जमकर फायरिंग की है। मां अंबे कंपनी के साइट पर यह हमला किया गया। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। जो जानकारी सामने आ रही है, लेवी मांगने को लेकर के फायरिंग हुई है। राहुल दुबे गैंग ने अब हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं झारखंड से और लातेहार से। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोलीबारी हुई है। अपराधियों ने जमकर फायरिंग की। मां अंबे कंपनी की साइट पर यह हमला किया गया है। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। बाइक सवार बदमाशों ने गोलीबारी की है। खबर मोतिहारी से, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने हथियार के दम पर एक दुकान से 6 लाख रुपए लूट लिए। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के राजपुर का है, जहां 2 बाइक पर आए 4 अपराधियों ने एक होलसेल दुकान में घुसकर पिस्टल के दम पर 6 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। दुकान के मालिक किशोर कुमार ने बताया कि चारों अपराधी अपाचे बाइक से पहुंचे थे। वहीं घटना के बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी की मदद से अपराधियों की पहचान इस वक्त की जा रही है। तो होलसेल दुकान से 6 लाख की लूट की घटना के बाद से एक बार फिर से व्यवसायी जो हैं वो सकते में है। हथियार के दम पर लूटपाट को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज हालांकि अब पुलिस के पास है और इसी के आधार पर अपराधियों की पहचान जो है वो की जा रही है। 3 या 4 लोग थे। ब्लैक एंड 2 अपाची से, ब्लैक एंड बुल्लू अपाची से आए हैं। 3 अंदर घुसे हैं, मैंने 2 अंदर घुसे हैं, एक बाहर खड़े हुए थे, एक अंदर से बाहर ही थे। हम ध्यान नहीं दे, मेरे आंख पर दोनों इस तरह कर दिए हैं। उसके बाद मेरे सामने से 6 से 6.5 लाख के करीब में मेरा दुकान से कैश उठा के लेके चले गए हैं। देखिए, खबर अब पटना से है, जहां के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सरपत चक बाजार में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लाखों की चोरी हो गई। चोरों ने दुकान का शटर तोड़ करके 10 लाख के महंगे मोबाइल की चोरी की। आपको बता दें कि पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पुलिस, सदर डीएसपी और इसके साथ ही एफएसएल की टीम ने मौके पहुंच करके मामले की छानबीन अब शुरू कर दी है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां ये गोपालपुर थाना क्षेत्र के संपत चक बाजार में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से लाखों की चोरी हुई है। और एक तरफ आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं किस तरीके से चोरी की गई। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे चोरी के बाद की, वारदात के बाद की ये तस्वीर है, जहां लाखों की चोरी हुई है। चोरों ने दुकान का शटर तोड़ करके 10 लाख के महंगे मोबाइल की चोरी कर ली। शटर उठा करके और मोबाइल का स्टॉक काफ़ी था, वो सारा स्टॉक लेके डिब्बा को फाड़ के मोबाइल के लेके चला गया सारा। कितना का नुकसान हुआ होगा? नुकसान करीबन 10 से 12 लाख का स्टॉक है। क्या क्या चीज़ का नुकसान हुआ अभी तक जानकारी में? टोटल मोबाइल ही चोरी किया है और अप्लायंसिस में एक सामान नहीं ले गया है। सारा मोबाइल खोल कर डिब्बा को फाड़ के सब ले गया। जय अम्बे जो मोबाइल का दुकान है, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यहाँ चोरी की सूचना मिली करीब 11 बजे थाने को। तब एफएसएल टीम बुलाई गई है और प्रथम दृष्टया दिख रहा है शटर को उखाड़ के और 2 चोर प्रवेश किए हैं और करीब 47 मोबाइल ले गए। इसमें आगे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, जल्द से जल्द उद्भेदन हो जाएगा और उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी। खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां खतरास बाजार में ज्वेलरी शॉप में डकैती कांड का पुलिस ने चंद घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। निक गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए 4 अपराधियों के पास से 22 किलो चांदी के गहने, 400 ग्राम सोने के गहने बरामद किए गए। दुकान में लूट के बाद अपराधी जोगता थाना क्षेत्र में चोरी की नीयत से घर में घुसे थे, लेकिन लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। एसपी की माने तो गिरोह में 15 लोग शामिल हैं, जो वारदात के दौरान पहचान छिपाने के मकसद से केवल निक्कर पहनते हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी में धनबाद रेल पुलिस की भी अहम भूमिका रही। पुलिस अब इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। वही लोग हैं, ये लोग
सभी लोग बाहर के हैं, आकर के यहाँ कुछ दिनों से स्टेशन के पीछे एक जगह है वहाँ रह रहे थे और घूम घूम के विभिन्न क्षेत्रों में घूम के सब कुछ करते रहते थे। ये पूरा का पूरा गैंग डिटेक्ट हो गया है, जिसमें 4 लोग पकड़ाए हैं। हम लोग और लोगों को डिटेन किए हुए हैं, लेकिन अभी उसकी संलिप्तता इसमें प्रूफ नहीं हो पाई है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ प्रोड्यूस नहीं किए हैं। और उसमें अभी डिटेल खंगाला जा रहा है, क्योंकि इनका कंप्लीट नाम, पता, असली नाम क्या है वो सब अभी इंक्वायरी चल रही थी, उसके बाद क्लियर होगा। यहाँ के लोग चलिए बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड है और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मालगाड़ी हादसा मामला सामने आया और इसमें रेलखंड पर परिचालन सामान्य फिर से कर दिया गया है। जमुई से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देखिए झाझा जसीटी पर परिचालन सामान्य हुआ। बड़ी खबर जमुई से आ रही है, जहां अप और डाउन दोनों ट्रैक पर परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। तो शनिवार की रात ये हादसा हुआ था, उसके बाद परिचालन ठप था और इसे शुरू करने की कवायद भी चल रही थी। और देखिए अब इसको लेकर के सफलता भी हासिल कर ली गई है। रेल खंड पर परिचालन सामान्य फिर से कर दिया गया है। अप और डाउन दोनों ट्रैक पर सामान्य परिचालन चल रहा है, यानी कि फिर से ट्रेनें वहां पर दौड़ेंगी। आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मालगाड़ी हादसा हुआ था, रेल हादसा हुआ था, जिसके बाद परिचालन ठप हो गया था। शनिवार की रात ये हादसा हुआ था, लेकिन फिर से परिचालन को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। तो कड़ी मशक्कत के बाद आरपीएफ की टीम और तमाम लोग उसमें लगे हुए थे। उसके बाद देखिए परिचालन सामान्य किया गया और अब फिर से यहां पर सामान्य तरीके से ट्रेन चलेगी। और अब बात सर्दी के सितम की, तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड, शीतलहर और कोहरा घना छाया हुआ और मौसम का ट्रिपल अटैक एक साथ देखने को मिल रहा है। हाड़ कपाती ठंड से जहां लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, वहीं अलाव एकमात्र सहारा उनके लिए है। अमेठी, आगरा, गाजियाबाद में भी ठंड और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक, रेल, हवाई सेवा पर इसका व्यापक असर है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। घने कोहरे से ट्रैफिक, रेल सेवा और हवाई सेवा की बात करें तो ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। साल के आखिर दिन यानी कि आज भी यूपी के लोगों को ठंड से गलन जैसी महसूस हो रही है। कोहरे से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन जारी करते हुए ये चेतावनी दी कि साल के अंतिम दिन आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है वो घने कोहरे की सफेद चादर में ही लिपटा रहेगा। विजिबिलिटी बेहद कम रहने वाली है। बर्फीली हवाओं की वजह से कई जिलों में कोल्ड डे का सितम जारी रहने वाला है और ठिठुरन और ज्यादा लोगों को महसूस होगी। तो वही देखिए सिल्क सिटी भागलपुर भी जबरदस्त शीतलहर का सामना कर रहा है। ठंड ने लोगों के घरों में लोगों को कैद कर दिया है। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं और मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। यही वजह है कि शहर के पार्क भी अब सुनसान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भी बहुत कम लोग बाहर निकल पा रहे हैं। हालांकि जिन लोगों को काम से बाहर निकलना भी पड़ रहा है वो भी काफी सावधानी बरत कर बाहर निकल रहे हैं। और मौसम विभाग की तरफ से भी एक अपील की जा रही है कि अगर आप घर से बाहर निकलें तो अपनी सावधानी खुद बरतें। तो वहीं सासाराम में सर्दी का सितम जारी है। तापमान 9 डिग्री से भी नीचे जा चुका है और यही वजह है कि जनजीवन अस्त व्यस्त है। शाम ढलते ही कनकनी बढ़ जाती है और पछुआ हवा से लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। भीषण ठंड से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है और इसी वजह से डॉक्टर भी इनके लिए सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि काम पर जाने वाले लोगों की तो व्यवस्था है। भीषण ठंड के बावजूद घर से बाहर निकलना ही है। कहा यह भी जा रहा है कि अगले एक हफ्ते तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नजर भी नहीं आ रही।
तो देखिए सासाराम की तस्वीरें जहां पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और 9 डिग्री से भी नीचे पारा जो है वो जा पहुंचा। और यही वजह है कि शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अभी एक हफ्ते तक यानी कि साल का जो पहला हफ्ता होगा वहां भी राहत की उम्मीद तब तक दिख नहीं रही। चलिए खबर अब अयोध्या से, जहां अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये बताया है कि पौष शुक्ल द्वादशी यानी कि आज दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी और इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण के बाद अंगद टीला मैदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी होने वाला है और इस खास पौष शुक्ल की द्वादशी को 2024 में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा इसी दिन की गई थी। मां अन्नपूर्णा के मंदिर में ध्वजारोहण होगा और आपको बता दें कि राम मंदिर के निकास द्वार से अंगद टीला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित भी करने वाले हैं। रामलला के ड्रेस डिजाइनर रामलला की पोशाक को लेकर के अयोध्या पहुंच गए हैं और रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर स्वर्ण जड़ित पोशाक में वो नजर आएंगे। तो उसको लेकर के ड्रेस डिजाइनर भी पहुंच चुके हैं और ये कार्यक्रम भी बहुत ही खास होने वाला है। बुधवार 31 दिसंबर 2025 भारतीय पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी। पौष शुक्ल द्वादशी के दिन वर्ष 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। संयोग से 2025 में ये पौष शुक्ल द्वादशी 31 दिसंबर को आ रही है। ये प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा पाटोत्सव है। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने पर फतवा जारी हुआ है। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने ये कहा कि अल्लाह से माफी मांगकर कलमा पढ़े। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह भी कहा कि नुसरत भरूचा ने शरीयत के खिलाफ काम किया। मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहाँ मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीज़ों की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है। इसी बीच खबर अब हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जंगल में भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि आग की भीषण लपटें देखकर के ग्रामीणों में भी दहशत हो गया। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो जानकारी सामने आ रही है, किन्नौर के लिपा और आसरंग पंचायत की सीमा तक ये आग फैल चुकी है, जिसमें सैकड़ों हरे भरे पेड़ जलकर के खाक हो गए। ऊंचाई वाले इलाके में आग बेकाबू बताई जा रही है, जिससे कि जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी इसका बहुत बड़ा खतरा उसके ऊपर मंडराने लगा है। भीषण आग के चलते पानी की भारी कमी और सड़क से दूर होने के कारण राहत कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। सेना ने 2025 की 10 उपलब्धियों में ऑपरेशन सिंदूर को प्रमुखता से शामिल किया है। अपनी ईयर एंड रिपोर्ट में सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई का विस्तार से जिक्र किया। रिपोर्ट में बताया गया कि मई 2025 में पहलगाम हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया। ऑपरेशन की पूरी योजना सेना के मिलिट्री ऑपरेशंस ब्रांच ने बनाई और इसकी निगरानी सेना के डीजीएमओ के ऑप्स रूम से हुई।
जहां सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख की मौजूदगी थी। इस कार्रवाई में सीमा पार कर कुल 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। इनमें से 7 ठिकानों को सेना और 2 को वायुसेना ने खत्म किया। पाकिस्तान की ओर से 7, 8, 9 और 10 मई की रात को ड्रोन के जरिए सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके अलावा सेना ने जमीन से किए गए हमलों में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क कर संघर्ष विराम का अनुरोध किया और दोनों पक्षों में फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। एक बार फिर से खबर बिहार की कर लेते हैं। बिहार के सीतामढ़ी से खबर आ रही है, जहां सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल वर्षों के बाद एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिससे कि किसानों के चेहरे खिल गए हैं। चीनी मिल के खुलने से गन्ना किसानों को नई उम्मीद भी जगी है। सरकार ने गन्ना किसानों को 51 करोड़ की बकाया राशि का भी भुगतान कर दिया है, जिससे कि किसानों को एक बड़ी राहत भी मिली है। वहीं चीनी मिल दोबारा शुरू होते ही मिल में रौनक वापस से लौट आई है। सैकड़ों की संख्या में गन्ने से लदा ट्रैक्टर चीनी मिल पहुंच रहे हैं और वहीं चीनी मिल शुरू होने के करने से सरकार को भी काफी फायदा आने वाले वक्त में होगा। सरकार के फैसले से किसान भी काफी ज्यादा खुश है। किसानों का ये कहना है कि इससे उन्हें फायदा होगा और गन्ने की खेती करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। धन्यवाद देना चाहते हैं इस चीनी मिल को चालू कराने के लिए। हम लोग बहुत खुशहाल हो गए। पहले तो बद से बदतर स्थिति थी। आज धान क्या है 1500 के क्विंटल बिक रहा है, उससे तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं। गन्ना हम लोगों का मुख्य खेती है, मुख्य फसल है। इससे हम लोग बहुत खुशहाल हैं, बहुत खुश हैं। मिल से हम लोगों को बहुत फायदा है। गन्ना की खेती कर रहे हैं, गन्ना लाते हैं, उचित मूल्य पर यहाँ मिलता है। पैसा पेमेंट जल्द से जल्द मिल जाए, यही हम लोगों का। और बड़ी खबर झारखंड की रांची से, जहां पर तदाशा मिश्रा को झारखंड डीजीपी की जिम्मेदारी मिली है। तदाशा मिश्रा को प्रभारी डीजीपी से डीजीपी बना दिया गया है, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। 1994 बैच की आईपीएस तदाशा मिश्रा 31 दिसंबर को ही रिटायर होने वाली थी। तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के लिए 6 महीने की नियमावली को सरकार ने शिथिल कर दिया है। दरअसल डीजीपी के पद के लिए 6 महीने की सेवा अवधि का नियम है और इसी नियम को शिथिल करते हुए सरकार ने 1994 बैच की आईपीएस तदाशा मिश्रा को डीजीपी बनाया है। तो देखिए 1994 बैच की आईपीएस अफसर हैं तदाशा मिश्रा और इन्हें अब डीजीपी का पदभार ग्रहण करना है। प्रभारी डीजीपी से डीजीपी वो बनाई गई और इसे लेकर गृह विभाग की तरफ से जो अधिसूचना होती है उसे भी जारी कर दिया गया। पुलिस करियर की बात करें तो इनका पुलिस करियर जो है वो 3 दशकों से ज्यादा का है। बोकारो के एसपी रही, रेलवे डीजी के पद पर भी इन्होंने सेवा दी है। गृह विभाग में विशेष सचिव भी रही और ऐसे में अब यहाँ पर पुराने नियम को शिथिल करते हुए सरकार ने इन्हें डीजीपी का कार्यभार सौंपा है। देखिए राजधानी रांची से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची के चूहे अब गंजेड़ी हो गए हैं। बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राज्य पुलिस की ओर से कोर्ट में यही जानकारी दी गई है। प्रशासनिक महकमे को मुसीबत से हर बार कोई बाहर निकालता है तो वो चूहा ही है। ऐसा ही एक मामला रांची के ओनमांझी थाने से सामने आया है, जहां पुलिस कोर्ट में गांजे की खेप को साक्ष्य के रूप में पेश नहीं कर पाई, जिसका लाभ आरोपी इंद्रजीत राय को मिला और सबूत के अभाव में कोर्ट ने उसे बरी भी कर दिया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। देखिए तो रांची से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां ये खबर सामने आई। 200 किलो गांजा चूहा खा गया और चूहे को लेकर के ये जानकारी सामने आई है। प्रशासनिक महकमे के हर मर्ज की दवा चूहा है, अगर ये कहा जाए तो कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो चीजें सामने आई हैं उससे ये बात कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो जाती है कि जो चूहे हैं वो प्रशासनिक तंत्र के लिए किसी दवा से कम नहीं।
खासतौर से बात की जाए तो ओरमांझी थाना में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसका लाभ जो है वो एनडीपीएस एक्ट के आरोपी इंद्रजीत राय को मिला और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। जो आरोप था इंद्रजीत राय पर, 200 केजी गांजा के साथ इंद्रजीत राय को पकड़ा गया था ओरमांझी पुलिस के द्वारा 2022 में। लेकिन चार्जशीट फ्रेम होता है, तमाम चीजें सामने आती हैं, लेकिन वो गांजा जब इस्टेब्लिश जो कोर्ट में उसे प्रत्यक्ष रूप से वहां पे प्रस्तुत किया जाना था, वो प्रस्तुत नहीं किया जाता, जिसका लाभ इंद्रजीत राय को मिलता है। इसके एवज में जो ओरमांझी थाना की तरफ से बातें रखी गई वो भी काफी दिलचस्प है। उनके द्वारा बताया गया कि तमाम गांजा, जो 200 केजी गांजा था, उसे चूहों ने खा लिया। अब ये बात हजम होती है कि नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से अदालत में ये बातें सामने आई, अदालत ने भी इसकी भर्त्सना की है, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस सुरक्षा में रखे गए गांजे को चूहे ने चपत कर दिया और उसे खा लिया। तो कहा जा सकता है आम लोगों की सुरक्षा ये पुलिस कैसे करेगी जब अपनी सुरक्षा में रखे गांजे को भी नहीं बचा पाती। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो न सिर्फ गांजा की बात, वहीं इसके साथ ही अगर फाइलों की भी बात की जाए तो अगर कई फाइलों में ये बातें भी सामने आ चुकी हैं कि उन फाइलों को चूहों ने कुतर दिया, तो कभी शराब को पी लिया। इन तरह की चीजें जो हैं वो यदा कदा सामने आती रहती हैं। तो कहा जा सकता है पूरी तरह से जो चूहे हैं वो प्रशासनिक अमले के लिए रामबाण है और उसका इस्तेमाल वो समय समय पर किया करते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बांग्लादेश में पिछले 2 वर्षों से हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जमशेदपुर में भी आक्रोश देखने को मिला। बीजेपी के साथ विश्व हिंदू परिषद, पूर्व सैनिक परिषद और कई हिंदू संगठन ने बांग्लादेश का जमकर विरोध किया। साथ ही झारखंड में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बांग्लादेश भेजने की मांग की गई। इसमें सबसे बड़ी बात रही जमशेदपुर की महिला संगठन के साथ ही किन्नर समाज ने भी के साथ विरोध किया है और सोनारी के कागल नगर बाजार से लेकर सोनारी एयरपोर्ट तक मशाल जुलूस निकालकर बांग्लादेशियों का विरोध किया गया। देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीर देख सकते हैं कि सोनारी में कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में युवा जो है अब इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर और साफ तौर पर मशाल जुलूस निकालकर कहीं ना कहीं बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और लगातार युवाओं का मांग है कि जिस तरह यहाँ पर बिल्डरों द्वारा बांग्लादेशियों को रोजगार दिया जा रहा है, कई ठेला कुमचियों में जो है बांग्लादेश घुसपैठिया करके रोजगार कर रहे हैं, उनका ये विरोध है। और देखिए किस तरह मशाल जुलूस निकालकर यहाँ पर युवा जो है वो कहीं ना कहीं अपना आक्रोश जाहिर करते नजर आ रहे हैं। किसी धर्म के नाम पर और किसी पंथ को लेकर के किसी मानव को इस तरह से बुरे तरीके से मारना वो पूरे मानव जाति के लिए एक शर्मसार करने वाला बात है। और कहीं ना कहीं व्यापार के नाम पर हमारे देश में भी कुछ हिंदू विरोधी लोग वैसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हम खुले मंच से आज उनको चुनौती देने का काम कर रहे हैं। हमारा यही मांग है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेशी को जमशेदपुर से यहाँ से हटाया जाए। हमें यही उनसे निवेदन है कि जितने अवैध बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, खदेड़ा जाए। जिस तरह से हिंदू पर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार को बंद करे बांग्लादेश से, और हम लोग हमारे हिंदुस्तान से उन्हें बांग्लादेशी को निकाला जाए। भारत में अवैध रूप से घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, बिल्डरों के पास में अवैध रूप से उनके पास आधार कार्ड नहीं, यहाँ का कुछ भी नहीं है। उनको हम लोग मांग करते हैं कि उनको यहाँ से भगाया जाए। एक भी बांग्लादेशी फल दुकान, एक भी बांग्लादेशियों को यहाँ हम लोग रहने नहीं देंगे। क्या मांग करते हैं? जैसा कि बंगाल में लगातार हिंदुओं पे हो रही अत्याचार पे हमारी सरकार से यही मांग है, उस पे जल्द से जल्द उस पे संज्ञान ले, अन्यथा इस बांग्लादेशी यहाँ भी रह रहे हैं, हम लोग भी अपने स्तर पे कार्रवाई कर सकते हैं। जैसा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अब उसको देख के लगता है हिंदुओं को जागना होगा, सहना बंद करना होगा। अभी तक हम अपने बच्चों को यही सिखाते आए थे कि सब एक है, सबसे मिल के चलो। अब हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ राम ही सब कुछ है और उसके सिवा कुछ नहीं। सबका मांग है कि जल्द से जल्द बांग्लादेशियों पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर केंद्र सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, और नहीं तो यहाँ के हिंदू जो है वो बांग्लादेश की तरफ मोर्च करेंगे और अपना जो आक्रोश है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में